नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। बड़ी खबर है महाराष्ट्र की। बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए मुसीबत बन गया। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के आरोप के बाद से ही अनिल देशमुख की कुर्सी डगमगा रही थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जैसे ही इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया, राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पर दबाव बढ़ गया और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आदेश पर अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनको भरसक बचाया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो समझ गए कि अब अनिल देशमुख को विदा करना होगा। पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोप पर मुंबई हाईकोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के सीबीआई द्वारा आदेश देने का काम किया है। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें। गृह मंत्री बनने के बाद से हर छोटी बड़ी बात पर बयान जारी करने वाले गृह मंत्री अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह के आरोप के बाद ही चुप्पी साध ली है। इस्तीफे के बाद भी देशमुख ने मीडिया से बात नहीं की। इस बीच विपक्षी दल बीजेपी ने अनिल देशमुख के बहाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर दबाव बढ़ा दिया है। उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ये इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन जहां एक और ये इस्तीफा हुआ है, वही मैं दूसरी ओर सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मौन क्यों है। पिछला स्टेटमेंट जो मुख्यमंत्री जी का मुझे याद आता है, तो वाजे कोई लादेन थोड़ी है। इस प्रकार से वाजे का समर्थन या उसका बचाव मुख्यमंत्री जी ने किया था। तब से लेकर आज तक ऑफिशियली एक भी बात मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर नहीं की है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुकेश अंबानी के घर के पास मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मुंबई पुलिस ही नहीं, महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगी। एपीआई सचिन वजह को शह देने के आरोप में मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की कुर्सी गई, तो उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वजह के जरिए महीने में 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप लगा दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देकर सीबीआई जांच की मांग कर डाली। हालांकि हाईकोर्ट में अर्जी जयश्री पाटिल की काम आई, जिन्होंने मलाबार हिल पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। अगर अनिल देशमुख मराठा पावरफुल लीडर है, फिर भी कोर्ट पीछे इसका मैं स्वागत करती हूँ कि कोर्ट ने अनिल देशमुख के और शरद पवार के अंडर प्रेशर न आते हुए कोर्ट ने बताया है कि विद इन 15 डेज जो है इंक्वायरी सीबीआई के डायरेक्टर के थ्रू करनी चाहिए और उन्होंने मुझे बुलाना चाहिए और कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है तो उसमें एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए। अदालत के आदेश के मुताबिक सीबीआई को 15 दिन के भीतर जांच कर यह फैसला लेना है कि मामले में एफआईआर बनती है या नहीं। जांच के आदेश भर से गृह मंत्री की कुर्सी चली गई। अब जांच की आंच कहां तक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। सोहित मिश्रा और कैमरामैन अशोक महाटे के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और पूरे महाराष्ट्र में आज से 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू है, यानी कि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इससे इस पहले दिन रात 8 बजे के बाद मुंबई की तस्वीर क्या है, गिरगांव चौपाटी से बता रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में सोमवार रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक अब रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। आज पहला दिन है, अभी रात 8 बजे से इन नियमों को लागू किया गया है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मुंबई के गिरगांव इलाके में। मेरे बाईं तरफ ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रसिद्ध गिरगांव चौपाटी है और अगर आप जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको नजर जाएगी, आपको दिखाई देगा कि पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हर रोज़ इस समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन अगर आज की बात करें तो ऐसा आपको देखने नहीं मिलेगा। दाहिनी तरफ यहाँ पर कई सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। 8 बजे से पहले सभी शुरू थे, कई सारे लाइट्स जल रहे थे। आज से क्योंकि अभी रात से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, कल से इन होटल्स में केवल पार्सल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उसी को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इसका असर देखने मिल रहा है। सड़कों की भी अगर बात करें, गाड़ियाँ ज़रूर हैं, लेकिन पुलिस से का कहना है कि ये गाड़ियाँ अभी जो है, क्योंकि अभी से लॉकडाउन का ऐलान किया, ये वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं।
लेकिन हर रोज़ की तुलना में काफ़ी कम गाड़ियाँ हैं। कल से वर्क फ्रॉम होम का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जो लोग नियम तोड़ेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात प्रशासन की ओर से की गई है। दिन भर की अगर बात करें तो सुबह से धारा 144 लागू रहेगा। 5 या उससे ज़्यादा लोगों को साथ में घूमने पर कार्रवाई की जाएगी। बिना वजह अगर रात को आप बाहर निकलते हैं, अत्यावश्यक सेवाओं से आप जुड़े नहीं हैं, तब भी आप पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई सारे कदम राज्य सरकार की ओर से उठाए गए हैं और उसका जो असर है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लेकिन क्या इससे कोरोना के आंकड़े कम होंगे, ये देखना अहम होगा और इसका अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा इस पर भी नज़र बनी होगी। क्योंकि जो होटल मालिक हैं उनका कहना है कि आमतौर पर रात में ही लोग उनके यहाँ पर आते हैं और पार्सल की सुविधा में उनकी जो कमाई है वो काफ़ी घट जाती है। तो इसका अर्थव्यवस्था पर और साथ ही साथ लोगों को रोज़गार पर कितना असर पड़ता है और क्या इससे वाकई कोरोना के मामलों में कमी आती है, इस पर नज़र बनी होगी। बहरहाल पहले दिन की अगर बात करें या पहले रात की अगर बात करें तो पुलिस की ओर से कई कदम उठाए गए हैं और साफ तौर पर उसका जो असर है आप हमारे पीछे देख सकते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित पशरा, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में टीकाकरण में गड़बड़ी को लेकर एक अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक दूसरे अस्पताल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार का कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि अगर जवाब संतोषजनक न हो तो आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई हो। केंद्र सरकार ने वैक्सीन को टीकाकरण में अनियमितता बरतने को लेकर दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी है। निजी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। 45 साल से कम के लोगों को भी प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में टीका दिया गया है। विम्हांस नेहरू नगर में 45 साल से कम उम्र के लोगों को टीकाकरण के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर बताकर रजिस्ट्रेशन किया गया। दिल्ली सरकार का विम्हांस को कारण बताओ नोटिस जारी करके 48 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। और इधर दिल्ली में अब 24 घंटे टीकाकरण चला करेगा। टीकाकरण के 1/3 केंद्र रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक काम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टीकाकरण को लेकर और भी सक्रिय होना चाहते हैं। देश में फिलहाल 45 साल और उससे ज्यादा उम्र वालों को ही कोरोना का टीका लग रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर उम्र सीमा में रियायत की मांग की है और कहा है कि वैक्सीनेशन से अब उम्र की सीमाएं हटाई जाएं, हर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, स्कूल और कम्युनिटी सेंटरों में भी टीकाकरण हो। रफाल की लगभग एक पूरी स्क्वाड्रन भारत आ चुकी है, लेकिन इसके सौदे में दलाली का आरोप खत्म नहीं हो रहा है। ताजा आरोप पोर्टल मीडिया पार्ट ने लगाया है। आरोप के मुताबिक फ्रांस की एंटी करप्शन यूनिट ने पाया कि रफाल बनाने वाली कंपनी डॉसो ने बिचौलियों को 10 लाख यूरो देने पर हामी भरी थी। इस बिचौलियों पर एक अन्य रक्षा सौदे में भी इल्जाम लगे हैं। इस पैसे से रफाल की 50 विशाल अनुकृतियां बनाने वाली कंपनी को भुगतान किया गया। जांचकर्ताओं ने अभियोजकों तक यह मामला न पहुंचाने का फैसला किया। फ्रेंच जांचकर्ताओं को डेप्सिंस सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी ने इनवॉइस दी। ये कंपनी सुसेन गुप्ता चलाते हैं, जिनकी जांच अगुस्ता वेस्टलैंड सौदे में ईडी कर रही है। एक अत्यंत गंभीर विषय को लेकर हम आपके बीच में हैं। कांग्रेस ने सौदे में पीएम से जवाब मांगा है। 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कमीशनखोरी, बिचौलियों की मौजूदगी और पैसे के लेन देन ने एक बार फिर राफेल सौदे की परतें खोल दी हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी न्यूज पोर्टल ने फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के माध्यम से कल देर रात खुलासा किया है। राहुल गांधी जी होमवर्क नहीं करते हैं, जबकि सरकार याद दिला रही है कि इस मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में भी हार चुकी है और जनता की अदालत में भी। कांग्रेस पार्टी फिर राफेल की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो हार गए, सीएजी ने भी फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। 2019 के चुनाव में राफेल जहाज का मॉडल बना करके पूरे हिंदुस्तान में घूमे और क्या क्या गालियां बची हमारे प्रधानमंत्री जी को, फिर भी बुरी तरह से हार गए। पहले 44 थे ना गौरव, अभी कितने 51 है ना, बस
और इन चुनाव का हाल क्या है आपको पता ही है, चर्चा बाद में करेंगे 2 तारीख को। फ्रांस के साथ 2016 में करीब 59,000 करोड़ में 36 रफाल खरीदने का सौदा भारत सरकार ने किया था। अब तक 14 रफाल आ चुके हैं और बाकी 2022 तक आने हैं। 10 लाख यूरो का मतलब आज के हिसाब से 8 करोड़ 61 लाख से ऊपर की रकम है। आरोप फ्रांस से आ रहे हैं जिनका अब इस मामले में कोई राजनीतिक सरोकार नहीं है। पहले भी वहां के पूर्व राष्ट्रपति के हवाले से ऑफसेट पार्टनर के फैसले पर सवाल उठ चले हैं। अब इस नए दावों के आने के बाद सरकार को रफाल से जुड़े और जवाब देने पड़ सकते हैं। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो रफाल सौदे में बिचौलियों को 10 लाख यूरो की दलाली दी गई है, ये अब सामने आई है बात फ्रांस के न्यूज पोर्टल के जरिए। और अब आगे की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। असम के दीमा हसाओ जिले में एक बूथ पर बड़ी चुनावी हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस बूथ पर सिर्फ 90 मतदाता थे, लेकिन ईवीएम में वोट पड़े 181। मामले में चुनाव आयोग के 5 अफसर सस्पेंड किए गए हैं। अब यहां दोबारा वोट डाले जाएंगे। इसमें पहले असम की करीमगंज जिले में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। उस मामले में भी चुनाव आयोग के कुछ अफसरों पर कार्रवाई हुई थी।